Good afternoon, all of you. Welcome to you in Prince Education Hub Sikar. This is your science period. Today we have start in chapter number 4. New topic is blood transfusion. ठीक है, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, जिसका नाम क्या है? ब्लड ट्रांसफ्यूज़न। ब्लड ट्रांसफ्यूज़न हमारे पास क्या है? एक ऐसा मेथड जिसके अंदर एक हेल्दी पर्सन से ब्लड ट्रांसफ़र कर रहे हैं किसी दूसरे पर्सन के अंदर, दैट इज़ नोन एज ए ब्लड ट्रांसफ्यूज़न। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, हम बेटा या तो ब्लड ट्रांसफ़र कर रहे हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर, या हम क्या करते हैं जो ब्लड के हमारे पास प्रोडक्ट होते हैं लाइक प्लेटलेट्स और रेड ब्लड सेल, उनको एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर क्या करते हैं बेटा, ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था, एक ऐसा मेथड जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं बेटा, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ब्लड को क्या कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं। दैट मेथड इज नोन एज ए ब्लड ट्रांसफ्यूजन मेथड। इसको सबसे पहले इस मेथड को दिया था किसने बेटा, डॉक्टर जीन बैप्टिस्टे डेनिस ने। ठीक है, ये कहाँ के थे बेटा, फ्रांस के थे हमारे पास। ठीक है, कब दिया था इन्होंने, 15 जून 1667 के अंदर। तो सबसे पहले डिस्कवरी की थी इस साइंटिस्ट ने बेटा, कब की थी, 15 जून 1667 के अंदर। उसने क्या किया था बेटा, हमारे पास एक 15 ईयर का जो चाइल्ड है हमारे पास, उसके अंदर शिप का जो ब्लड होता है वो ट्रांसफ़र किया था। सुनो ध्यान से, क्या हो रहा है यहाँ पे, एक एनिमल का ब्लड क्या हो रहा है, ह्यूमन बीइंग के अंदर ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है, तो डॉक्टर जीन बैप्टिस्टे डेनिस ने क्या किया था बेटा, शिप का जो ब्लड है हमारे पास एक 15 ईयर के चाइल्ड के अंदर ट्रांसफ़र किया था। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ हमारे पास, आफ्टर 10 ईयर, ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट के 10 ईयर बाद ही हमने जो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न है एक पर्सन से एनिमल के अंदर या एनिमल का किसी पर्सन के अंदर बंद कर दिया था। क्योंकि हमारे पास क्या होता है, जब एक एनिमल का जो ब्लड ट्रांसफ़र करते हैं किसी पर्सन के अंदर, तो उससे काफ़ी सारी डिसीजेज हो सकती हैं और वो पर्सन सर्वाइव नहीं कर सकता। ठीक है, कुछ दिनों के बाद वो क्या हो जाता है, डाई हो जाता है। ठीक है, ड्यू टू ब्लड डेफिशिएंसी या ड्यू टू ब्लड डिसीजेज। ठीक है, इसलिए हमारे पास 10 सालों बाद क्या हो गया था बेटा, हमने जो एनिमल का ब्लड है वो हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते थे किसके अंदर, किसी भी ह्यूमन बीइंग्स के अंदर, मना कर दिया था। क्योंकि इससे क्या होता है, ब्लड की डिसीजेज हो जाती है और वो पर्सन कुछ दिनों के बाद ही क्या हो जाता है, डाई हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम इसके अंदर देखेंगे जो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न है उसकी रिक्वायरमेंट कब होती है। ठीक है, अगर मान लो कि हमने ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करवाना है एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर, तो हमारे पास कब रिक्वायरमेंट होती है ब्लड ट्रांसफ़र करवाने की। ठीक है, कब हम उस पर्सन के अंदर ब्लड ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, तो कुछ हमारे पास क्या हैं, एक ऐसे वे हैं जिनके थ्रू ब्लड ट्रांसफ़र करवाया जाता है किसी भी पर्सन के अंदर। ठीक है, ऑन रिक्वायरमेंट क्या क्या हो सकती है हमारे पास बेटा, फर्स्ट रिक्वायरमेंट है ऑन इंजुरीज एंड एक्सेसिव ब्लीडिंग। ठीक है, या तो हमारे पास क्या हो, इंजुरी लगी हो, यहाँ पे कोई हमारे पास एक्सीडेंट हुआ हो, या हमारे पास क्या हो गया, एक्सेसिव ब्लीडिंग। ठीक है, उसके कारण हमारे पास क्या हो चुका है, हमारा ब्लड जो है एक्सेसिव ब्लड बाहर निकल चुका है। ठीक है, कई बार क्या होता है बेटा, कई जगह पे कट लगने पर या एक्सीडेंट होने पर क्या होता है, हमारा बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होता है। तो उस टाइम क्या करते हैं हम बेटा, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करवाते हैं किसी हेल्दी पर्सन से उस पर्सन के अंदर। ठीक है, सेकेंड हमारे पास क्या है, ऑन सीरियस ब्लड डेफिशिएंसी इन दी ब्लड। ठीक है, ब्लड के अंदर क्या होगा, हमारे पास ब्लड की डेफिशिएंसी हो जाएगी, जिसके कारण हमारे पास क्या होता है, कई बार बॉडी के अंदर ब्लड की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसके कारण हम क्या करते हैं बेटा, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करवाते हैं उस पर्सन के अंदर। थर्ड क्या है, ड्यूरिंग सर्जरी। आपको पता है सर्जरी करते वक्त काफ़ी सारा ब्लड लॉस होता है, इसलिए हमें ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करवाना जरूरी होता है। ठीक है, फोर्थ क्या है हमारे पास बेटा, इन दी डेफिशिएंसी ऑफ प्लेटलेट्स इन दी ब्लड। ठीक है, अब देखो प्लेटलेट्स की कमी होना किसके अंदर, ब्लड के अंदर, उसके कारण भी हम क्या करवाते हैं बेटा, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करवाते हैं। जैसे डेंगू, ठीक है, कईयों को डेंगू हो जाता है, तो उस समय हमारी बॉडी के अंदर क्या हो जाते हैं बेटा, प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, इसलिए हम क्या करवाते हैं, किसी दूसरे पर्सन का ब्लड ट्रांसफ़र करवाते हैं किसके अंदर, उस डेंगू वाले पेशेंट के अंदर। ठीक है, फोर्थ हमारे पास क्या है बेटा, फॉर पर्सन सफरिंग फ्रॉम दी हेमोफीलिया। अब देखो ये हेमोफीलिया डिसीजेस क्या होती है, कोई पर्सन सफ़र कर रहा है किस डिसीज से बेटा, हेमोफीलिया से। अब हेमोफीलिया हमारे पास क्या होता है, एक ऐसा टाइप का डिसीज जिसके अंदर हमारे पास क्या होगा, हमारा ब्लड क्लोट नहीं हो पाएगा। क्लोटिंग मीन्स मान लो कि हमारे यहाँ पे कट लग गया, जिस पर्सन को हेमीफीलिया नाम की डिसीजेस हैं, मान लो उसके यहाँ पे कट लग गया तो उसका ब्लड क्या होता रहेगा, फ्लो करता रहेगा।
ठीक है, और बार बार फ्लो करता रहेगा जब तक उसको हॉस्पिटल लेके जाया ना जा सके। तो जिस पर्सन को हेमोफीलिया डिसीजेस है बेटा, उस पर्सन का अगर कट लग गया तो उसका ब्लड क्या करता रहेगा, लॉस करता रहेगा, ठीक है। तो ये एक सीरियस डिसीजेज है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 4 पर्सन सफरिंग फ्रॉम दी सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। हमारे पास कोई पर्सन है, वो किस बीमारी से जूझ रहा है बेटा, सफ़र कर रहा है, सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया एक ऐसी डिसीज़ है, सुनो क्या होती है हमारे पास, सिकल सेल एनीमिया डिसीज़ क्या होती है, हमारे पास सिकल सेल मतलब हमारे जो रेड ब्लड सेल हैं वो इस तरह से हो जाते हैं। पहले रेड ब्लड सेल की शेप क्या होती है, इस टाइप से होती है, राउंड शेप के होते हैं। पहले जो हमारे पास रेड ब्लड सेल जो होते हैं, हेल्दी जो रेड ब्लड सेल होते हैं बेटा, वो बिल्कुल इस शेप के होते हैं, राउंड शेप के, ठीक है। लेकिन हमारे पास ब्लड के अंदर, ठीक है, इस टाइप की जो डिसीजेज होती है उसकी वजह से जो सेल हो जाते हैं वो इस तरह के हो जाते हैं, जैसे हाफ चांद, ठीक है। जैसे हमारे पास क्या है, हाफ मून है, हाफ मून की तरह इसका शेप दिखाई देता है, किसका, रेड ब्लड सेल का, ठीक है। पहले सेल इस तरह के होते हैं, इस तरह की डिसीजेस होने से हमारे पास सेल क्या हो जाते हैं, उसके शेप के अंदर इस तरह की चेंजेस आती हैं। अब इस तरह की चेंजेस आने से क्या होता है बेटा, रेड ब्लड सेल के अंदर हीमोग्लोबिन की पावर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अगर हीमोग्लोबिन कम होगा तो इसका मीनिंग उसके अंदर अच्छे से ऑक्सीजन फ्लो नहीं करेगी। इसलिए हम क्या करते हैं, उसके अंदर बेटा किसी हेल्दी पर्सन का रेड ब्लड जो सेल होते हैं वो ट्रांसफ़र करवाते हैं। फिर वो जब उसके अंदर ट्रांसफ़र होता है तो वो पर्सन क्या हो जाता है, बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या था बेटा कि काफ़ी सारी ऐसी रिक्वायरमेंट के कारण हमें क्या करवाना पड़ता है बेटा, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करवाना पड़ता है, ठीक है। तो हमने इसके अंदर पढ़ा कि हमारे पास काफ़ी सारी डिसीजेस के कारण हमें ब्लड ट्रांसफ़र करवाना पड़ता है। उसके अंदर काफ़ी सारी डिसीजेस के बारे में हमने 1 बाय 1 डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा प्रोसेस ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, ठीक है। हमारे पास क्या क्या प्रोसेस हो सकता है कि जब हम ब्लड को ट्रांसफ्यूज़न करेंगे, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर ब्लड ट्रांसफ़र करवाना है, तो हमारे लिए क्या क्या प्रोसेस होने चाहिए। सबसे पहले प्रोसेस आता है कि हमने ब्लड कलेक्ट करना है, ठीक है। डोनर से ब्लड कलेक्ट करना है, जो हमारे पास पर्सन डोनेट कर रहा है ब्लड, उससे ब्लड कलेक्ट करना है। तो उसके बारे में है सबसे पहले ब्लड कलेक्शन, ठीक है। तो कौन कौन से प्रोसेस हैं, सबसे पहला प्रोसेस है हमारे पास बेटा ब्लड कलेक्शन, ठीक है। ब्लड कलेक्शन के अंदर सबसे पहले क्या आएंगे, कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, इनको आपने अच्छे से पढ़ना है, अंडरस्टैंड करने हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास बेटा ब्लड कलेक्शन के अंदर, हेल्थ चेकअप इज डन ऑफ डोनर बिफोर ब्लड कलेक्शन। सबसे पहले क्या करना है, अगर हमने किसी पर्सन से ब्लड क्या करवाना है, डोनेट करवाना है, ठीक है, या किसी पर्सन ने ब्लड डोनेट करना है जो ब्लड दे रहा है, ठीक है, तो उसका हेल्थ चेकअप करना है, ठीक है। सबसे पहले इसका क्या करना है बेटा, हेल्थ चेकअप करना है कि उसको कोई बीमारी है या नहीं है। अगर उसको कोई बीमारी है तो उसका ब्लड हम ट्रांसफ़र नहीं करवा सकते, ठीक है, क्योंकि ये ब्लड जब दूसरे पर्सन के अंदर क्या होगा, ट्रांसफ़र होगा, तो उसको वो बीमारी हो सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, हेल्थ चेकअप करेंगे। फिर आफ्टर हेल्थ चेकअप, ठीक है, अगर वो नॉर्मल आ चुका है तो हेल्थ चेकअप करने के बाद blood is collected from donor via cannula of sufficient capacity in the special type of sterilized anticoagulant containing pouch। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, सुनो ध्यान से। जब हमने क्या कर दिया बेटा, हेल्थ चेकअप कर दिया है, उसके बाद हम क्या करेंगे, उस पर्सन से ब्लड कलेक्ट करेंगे, ठीक है। किसके थ्रू करेंगे, कैनुला के थ्रू। कैनुला क्या होता है हमारे पास, आपने देखा होगा, जब हमें कई बार क्या होता है, बोतल चढ़ती है, ठीक है, तो उस टाइम क्या होता है, यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, एक सुई सी लगाते हैं, उसको क्या बोलते हैं बेटा, कैनुला, ठीक है। यहाँ पे हम जब भी कोई बोतल या ग्लूकोज चढ़ाते हैं तो उस टाइम क्या लगाते हैं बेटा, यहाँ पे कैनुला लगाते हैं। तो कैनुला की हेल्प से हमने क्या करना है, ब्लड को कलेक्ट करना है उस डोनर से, ठीक है। अब जो हमारे पास जो ब्लड कलेक्ट करेंगे वो किसी पाउच के अंदर करेंगे। वो जो पाउच होगा वो पूरा का पूरा क्या होना चाहिए, स्टीरिलाइज्ड एंटीकोगुलेंट कंटेनिंग पाउच। ये क्या होता है हमारे पास बेटा, स्टीरिलाइज्ड एंटीकोगुलेंट कंटेनिंग पाउच के अंदर हमने उस ब्लड को कलेक्ट करना है। एंटीकोगुलेंट का मीनिंग क्या होता है, उसके अंदर पहले से ही केमिकल डाल रखे होते हैं। उस पाउच के अंदर, जिस पाउच के अंदर हमने ब्लड कलेक्ट करना है, उसके अंदर पहले से केमिकल डाल रखे होते हैं। क्यों, क्योंकि हमारा ब्लड क्या ना हो जाए बेटा, खराब ना हो जाए, ठीक है, उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ना करने लग जाए, इसलिए हम पहले ही उस पाउच के अंदर उसको एंटीकोगुलेंट बना देते हैं, मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ केमिकल डाल देते हैं जिससे ब्लड हमारा खराब नहीं होता। फिर उसके बाद क्या है, कलेक्टेड ब्लड इज
कीप्ड इन दी कोल्ड स्टोरेज। ठीक है, अब जो ब्लड कलेक्ट किया है हमने उसको कोल्ड स्टोरेज के अंदर रखना है। क्यों रखना है? क्योंकि अगर हम नॉर्मल टेम्परेचर के अंदर रखेंगे तो उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करने लग जाएंगे ब्लड के अंदर, जो कि ब्लड के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या रखना है? कोल्ड स्टोरेज के अंदर रखना है। फोर्थ हमारे पास क्या है बेटा? कलेक्टेड ब्लड इज टेस्टेड फॉर ब्लड ग्रुप, RH फैक्टर, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और HIV और एजेक्ट्रा। जो ब्लड हमने कलेक्ट किया है अब उसका क्या करना है बेटा? टेस्ट करना है। टेस्ट करना है, टेस्ट क्या क्या करना है हमने कि उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा ये टेस्ट करना है, साथ के साथ उसके अंदर RH फैक्टर कौन सा है उसको टेस्ट करना है, साथ के साथ उसको कोई बीमारी तो नहीं है। कौन सी बीमारी? हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी या HIV या कोई अदर बीमारी हो। ठीक है, कोई भी बीमारी तो नहीं है, उसका क्या करना है हमने बेटा? देखना है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? लास्ट है, आफ्टर द कलेक्शन डोनर इज कीप्ड अंडर द डॉक्टर ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब जब हम बेटा ब्लड कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो उस टाइम हमें क्या करना है बेटा? जब ब्लड कलेक्ट कर रहे हैं, जब ब्लड का कलेक्शन हो चुका है तो डॉक्टर की ऑब्जर्वेशन के अंदर उस पेशेंट को रखना है जिसका हमने ब्लड लिया है। ठीक है, क्या होता है कई बार ब्लड डोनेशन करने पर या ब्लड डोनेशन के बाद हमारे पास क्या होता है उसके अंदर एक एलर्जी प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, तो उसके अंदर एक अलग से रिएक्शन आने लग जाती है। किसके अंदर? डोनर के अंदर। कई बार ऐसा होता है, तो एलर्जिक प्रोसेस को दूर करने के लिए डॉक्टर क्या करता है? उसको मेडिसिन प्रोवाइड करवाता है। इसलिए हम क्या करते हैं जब भी ब्लड डोनेट करते हैं तो अंडर किसके होना चाहिए? फिजिशियन के या डॉक्टर के अंडर हमें होना चाहिए, तभी हमें ब्लड डोनेट करना चाहिए। क्योंकि कई बार हमारे पास जब ब्लड डोनेट करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर कुछ रिएक्शन हो जाती हैं जिसकी वजह से उसको दूर करने के लिए डॉक्टर क्या करता है? हमें कुछ मेडिसिन प्रोवाइड करवा देता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास बेटा कि ये तो हो गया हमारे पास इतने पॉइंट्स हो गए। अब क्या होता है कि जब हम ब्लड डोनेट करते हैं तो उसके बाद हमारा जो नया ब्लड हमारे अंदर बनता है उसके अंदर क्या होता है? सुनो ध्यान से। जो ब्लड डोनेट करते हैं उसके 2 और 3 डेज बाद हमारे अंदर प्लाज्मा रिकवर होने लग जाते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना है ना इसके अंदर बेटा कि जब हम ब्लड डोनेट करते हैं तो जो नया ब्लड बन रहा है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, वो 2 और 3 डेज के अंदर प्लाज्मा को रिकवर करने लग जाता है और 36 डेज के अंदर पूरा का पूरा ब्लड क्या हो जाता है? हमारे अंदर बन जाता है। ठीक है, तो 30 डेज के अंदर ही हमारे पास पूरा का पूरा ब्लड या ब्लड के कंपोनेंट बन जाते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास ब्लड कलेक्शन का प्रोसेस। ठीक है, अब हमें क्या करना चाहिए? बेटा हमें ब्लड डोनेट करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमारे पास कुछ दिनों के बाद हमारा ब्लड नया क्या हो जाता है? रिकवर हो जाता है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें ब्लड डोनेट करना चाहिए। कई बार क्या होता है ज़रूरत पड़ने पर हम ब्लड बैंक से ले सकते हैं। ठीक है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेट करना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास प्रोसेस है बेटा, पहले हमने कर लिया ब्लड कलेक्शन के बारे में। नेक्स्ट प्रोसेस है ब्लड ट्रांसफ्यूज़न। अब हमने क्या करना है? जो ब्लड कलेक्ट किया है उसका ट्रांसफ्यूज़न करवाना है एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में। तो क्या क्या हमारे पास होना चाहिए उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बिफोर ब्लड ट्रांसफ्यूज़न पेशेंट से ब्लड इज मैच विद डोनर से ब्लड। ठीक है, सबसे पहले क्या करना चाहिए बेटा? ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करवाने से पहले पेशेंट का जो ब्लड है उसको डोनर के ब्लड से मैच करवाना चाहिए। क्या वो मैच होते हैं या नहीं होते? ठीक है, अगर मैच होते हैं तो तभी हमें ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करवाना है। सेकंड हमारे पास क्या होता है? दिस स्टोर ब्लड इज टेकन आउट बिफोर 30 मिनट्स ओनली फॉर स्टोरेज एरिया फॉर ट्रांसफ्यूज़न। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा? जो हमने ब्लड स्टोर किया है किसके अंदर? कोल्ड स्टोरेज के अंदर। वहाँ से 30 मिनट पहले ही हमने क्या करना चाहिए? ब्लड को निकाल लेना चाहिए जब हम क्या करवा रहे हैं? ट्रांसफ्यूज़न करवानी है हमें। ठीक है, थर्ड हमारे पास क्या? ब्लड इज गिवन इंट्रावेनसली टू दी पेशेंट्स। दिस प्रोसेस रन फॉर 4 आवर्स विच इज़ डन व्यू कैनुला। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, सुनो ध्यान से। थर्ड जो है हमारे पास वो क्या है? जो हमारा ब्लड है वो हमने गिवन देना है किसके अंदर? इंट्रावेनुलसली के अंदर। ठीक है, अब इंट्रावेनुलसली का मीनिंग क्या होता है? सुनो ध्यान से। इसका मीनिंग ये है कि आपको पता है हमारी जो ब्लड वेसल होती हैं वो 2 टाइप की होती हैं जिसके अंदर क्या होता है? ब्लड फ्लो होता है। एक होती है हमारे पास आर्टरीज और एक होती है हमारे पास वीन। ठीक है, आर्टरी की जो वॉल होती है वो बहुत ज़्यादा थिक होती है, वीन की जो वॉल है वो इतनी ज़्यादा थिक नहीं होती, वो बिल्कुल थिन होती है। तो हमारे पास जब भी हम ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करवाते हैं तो किसके थ्रू करवाते हैं? वीन के थ्रू। ठीक है,
याद रख लेना, जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करवाएंगे यहाँ पे जब कैनुला लगाएंगे हम, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, वीन के अंदर हम क्या करेंगे बेटा, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करवाएंगे। तो यही वो कह रहा है कि ब्लड इज गिवन इंटरवेनसली टू दी पेशेंट, ठीक है, वीन के थ्रू हमने ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करवाना है और इसको कितना टाइम लगेगा, 4 आवर्स लगेगा। और किसके थ्रू लगाना है, कैनुला के थ्रू। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ क्या है, पेशेंट इज गिवन मेडिसिन बाय द डॉक्टर टू प्रिवेंट ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड रिएक्शन सच एज फीवर, कोल्ड, पेन, इरेगुलर हार्ट बीट। देखो यहाँ पे क्या होता है कि कई बार क्या करते हैं, जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाते हैं तो उस टाइम बहुत सारी रिएक्शन होती हैं किसके अंदर, जिसको ब्लड हम देते हैं, ठीक है, डोनर जिसको ब्लड दे रहा है बेटा, जिसके अंदर ब्लड जा रहा है, उस पेशेंट के अंदर काफ़ी सारी रिएक्शन होती हैं, ठीक है। उन रिएक्शन को रोकने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, उन रिएक्शन को रोकने के लिए डॉक्टर क्या करता है, उसको मेडिसिन देता है, जैसा हम डोनर के अंदर कह रहे थे, ठीक है। वैसा ही सेम टाइप का इसके अंदर भी होता है कि जो पेशेंट के अंदर ब्लड जा रहा है तो उसके अंदर क्या हो जाती है, रिएक्शन होने लग जाती है। उस रिएक्शन को ख़त्म करने के लिए डॉक्टर क्या करता है, उसको मेडिसिन देता है, ठीक है। तो वो रिएक्शन कौन सी हो सकती हैं, फीवर भी हो सकता है, कोल्ड भी हो सकता है, पेन भी हो सकता है, इरेगुलर हार्ट बीट भी हो सकती है हमारे पास। इस तरह की रिएक्शन को रोकने के लिए डॉक्टर उसको क्या करता है बेटा, मेडिसिन प्रोवाइड करवाता है। तो ये हमारे पास था किसका बेटा, जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाते हैं तो कौन कौन सी जो बातें हैं हमारे पास वो ध्यान में रखनी है, ठीक है, उसके बारे में हमने बता दिया है इसके अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा, हमने ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में करा था अभी, ठीक है, कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या है, एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर हम एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर क्या करते हैं, ब्लड ट्रांसफ़र करवाते हैं, ठीक है। अब ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के 2 टाइप होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक होता है एलोजेनिक ट्रांसफ्यूज़न और एक होता है ऑटोजेनिक ट्रांसफ्यूज़न। अब एलोजेनिक और ऑटोजेनिक ट्रांसफ्यूज़न होते क्या हैं, सुनो ध्यान से। एलोजेनिक क्या होता है, एलोजेनिक जो ट्रांसफ्यूज़न है वो क्या है, दिस इज ट्रांसफ्यूज़न इन विच अदर पर्सन स्टोर ब्लड इज यूज्ड। जैसे हमारे पास क्या हो रहा है बेटा, सुनो ध्यान से, जैसे हम क्या करते हैं, हॉस्पिटल के अंदर ब्लड डोनेट करते हैं और एक पर्सन का ब्लड दूसरे पर्सन के अंदर क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा, एलोजेनिक ट्रांसफ्यूज़न, ठीक है। ये तो हो गया हमारे पास एलोजेनिक ट्रांसफ्यूज़न, एक पर्सन का दूसरे पर्सन के अंदर ब्लड ट्रांसफ़र करवाना, ठीक है। ऑटोजेनिक ट्रांसफ्यूज़न क्या होता है हमारे पास, सुनो ध्यान से, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑटोजेनिक ट्रांसफ्यूज़न। इन दिस टाइप ऑफ ट्रांसफ्यूज़न पर्सन से अवन स्टोर ब्लड इज यूज फॉर दी ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, ठीक है। ऑटोजेनिक में क्या होगा, पर्सन का खुद का ब्लड, जैसे मान लो कि मेरा है, मेरा खुद का ब्लड मैं क्या करूँगा, पहले वो निकाल लेंगे, फिर दोबारा फिर ट्रांसफ़र करवाएंगे मेरे अंदर, ठीक है। तो मेरा खुद का ही ब्लड मेरे अंदर ही ट्रांसफ़र करवा रहे हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा, ऑटोजेनिक ट्रांसफ्यूज़न, ठीक है। मतलब पर्सन का खुद का ब्लड ही उसके अंदर दोबारा फिर ट्रांसफ्यूज़न करवा रहे हैं, उसको बोलते हैं बेटा ऑटोजेनिक ट्रांसफ्यूज़न। और ओलोजेनिक के बारे में आपको सिंपली पता ही है, एक पर्सन का दूसरे पर्सन के अंदर ब्लड को क्या करवाना, ट्रांसफ्यूज़न करवाना, ठीक है। तो हमारे पास 2 टाइप्स आपने पढ़ लिए हैं, कौन कौन से थे, एक तो हमारे पास क्या था, एलोजेनिक ट्रांसफ्यूज़न, और दूसरा क्या है, ऑटोजेनिक ट्रांसफ्यूज़न। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा टॉपिक प्रिकॉशन टू बी टेकन ड्यूरिंग द ब्लड ट्रांसफ्यूज़न। क्या क्या प्रिकॉशन रखने चाहिए जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करवा रहे हैं, ठीक है। तो क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए हमें, प्रिकॉशन क्या होनी चाहिए बेटा, कि जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करवा रहे हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर, ठीक है। कुछ मैंने आपको पहले बता दिए थे, कुछ अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है मैचिंग ऑफ ABO एंटीजन इन दी ब्लड बिटवीन दी डोनर्स एंड पेशेंट्स, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया था हमारे पास 2 टाइप की ब्लड ग्रुपिंग होती है, एक ABO और दूसरा होता है RH फैक्टर। दोनों का मैच होना जरूरी है, चाहे वो डोनर हो चाहे वो पेशेंट हो, ठीक है। तो मैचिंग क्या होनी चाहिए, ABO एंटीजन की किसके अंदर, पेशेंट के अंदर भी होनी चाहिए और किसके अंदर होनी चाहिए, डोनर के अंदर भी होनी चाहिए। सेकंड हमारे पास क्या है, टू टेस्ट अबाउट अब्सेंस ऑफ पैथोजीन्स और हार्मफुल सब्सटेंसेस इन दी डोनर से ब्लड। देखो हमारे पास टेस्ट होना चाहिए हार्मफुल, मान लो कि हमारे पास किस चीज़ का टेस्ट होना चाहिए, ब्लड का टेस्ट होना चाहिए कि ब्लड के अंदर कोई हार्मफुल पैथोजिन तो एंटर नहीं हो चुके हैं डोनर के, ठीक है। जब हम उसको पेशेंट के अंदर क्या करवाएंगे, थ्रू करवाएंगे, पास थ्रू करवाएंगे, तो वो जो पैथोजिन है वो किसके अंदर जा सकते हैं बेटा, पेशेंट के अंदर जा सकते हैं। तो हमें टेस्ट करना चाहिए किसका,
कि जो हमारे पास पैथोजिन या हार्मफुल जो बैक्टीरिया हैं या वायरस हैं, क्या वो ब्लड के अंदर तो नहीं है, उसका टेस्ट करना चाहिए। ठीक है। थर्ड हमारे पास क्या है, टू मैच RH फैक्टर इन दी डोनर्स एंड पेशेंट्स है ब्लड। मैंने आपको बता दिया था कि RH फैक्टर को भी हमें क्या करना होता है, मैच करना होता है पेशेंट और डोनर के। फिर फोर्थ हमारे पास क्या है, स्टोरेज ऑफ कलेक्शन ब्लड इन दी कोल्ड स्टोरेज। जब हमने कलेक्ट कर लिया है ब्लड तो उसको कोल्ड स्टोरेज के अंदर रखना चाहिए, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, नॉर्मल टेम्परेचर के अंदर उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो होने लग जाते हैं। ठीक है। फिफ्थ हमारे पास क्या है, कलेक्शन एंड ट्रांसफ्यूजन शुड बी डन इन दी प्रेजेंस ऑफ डॉक्टर। ठीक है। हमेशा ही जो कलेक्शन करनी है ब्लड की या ट्रांसफ्यूजन करवाना है किसी पेशेंट के अंदर, तो वो डॉक्टर की एडवाइस या डॉक्टर की ऑब्जर्वेशन के अंडर होना चाहिए, फिर ही हम ब्लड कलेक्शन करवा सकते हैं या हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ्यूजन करवा सकते हैं। ठीक है। तो हमें किसके अंडर एडवाइस लेनी चाहिए, डॉक्टर की एडवाइस होनी चाहिए, और उसके अंडर ही हमें ब्लड को कलेक्ट करवाना चाहिए और ब्लड को ट्रांसफ्यूजन करवाना चाहिए। ठीक है। सिक्स्थ हमारे पास क्या है बेटा, टू प्रिवेंट कलेक्शन ब्लड फ्रॉम एनी टाइप ऑफ कॉन्टामिनेशन। ठीक है। जो हमने ब्लड कलेक्ट किया है उसके अंदर जितनी भी इम्प्योरिटीज़ है उनको क्या करना चाहिए, हमें प्रिवेंट कर देना चाहिए बाय केमिकल मेथड। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास सेवंथ क्या है, आपको पता होगा कि अगर हमने एक डोनर जिसको बीमारी है, ठीक है, काफ़ी बड़ी बीमारी है, ठीक है, उसका ब्लड जो है किसी पेशेंट के अंदर ट्रांसफ़र करवा दिया तो उसको भी बीमारी वो हो सकती है। ठीक है। क्योंकि उसका ब्लड उसके अंदर ट्रांसफ़र हो चुका है। तो कौन कौन सी बीमारी हो सकती है, जैसे HIV, STLV, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, इस तरह की काफ़ी सारी जो बीमारी हैं हमें ब्लड ट्रांसफ़र करवाने की वजह से हो सकती हैं। क्योंकि डोनर के अंदर अगर ये बीमारी होगी तो वो ब्लड के थ्रू किसके अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगी बेटा, उस पेशेंट के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए जब आपको क्या करवाना है बेटा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाना है एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ ब्लड ग्रुप हेरिडिटी। ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ ब्लड ग्रुप हेरिडिटी। ठीक है। इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा किसके बारे में, कि ब्लड ग्रुप के अंदर जो हेरिडिटी कैरेक्टर है वो कैसे शो हो रहे हैं। ठीक है। और वो कैसे एक ब्लड ग्रुप के द्वारा कंट्रोल होते हैं। ठीक है। उसके बारे में भी इसके अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो इस चैप्टर को, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको जेनेटिक्स वाला जो चैप्टर है वो पढ़ना पड़ेगा, चैप्टर नंबर 3। ठीक है। मेरे को लगता है सभी ने चैप्टर नंबर जो 3 है, ठीक है, वो पढ़ लिया होगा। ठीक है। इससे पहले मैंने आपको चैप्टर नंबर 3 ही लर्न करवाया था। ठीक है। तो सभी को पता होगा कि हमारे पास जीन क्या होते हैं, एलएल क्या होते हैं। ठीक है। तो इनके बारे में सबको पता होगा। उनके बेस पे हम क्या करेंगे, ब्लड ग्रुप के बारे में हम क्या करेंगे, बताएंगे कि ब्लड ग्रुप के अंदर इस टाइप के जो हमारे पास एलएल होते हैं वो कैसे कंट्रोल होते हैं और वो कैसे ब्लड के थ्रू वो ट्रांसफ़र होते हैं वन पर्सन टू अनदर पर्सन। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सुनो ध्यान से, सिग्निफिकेंस ऑफ ब्लड ग्रुप हेरिडिटी। ठीक है। आपको पता है हमारे पास जीन सबसे पहले होती है टर्म जीन। जेनेटिक्स के अंदर मैंने अब आपको बताया था कि जीन क्या होता है, हमारे पास किसको कंट्रोल करता है, कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, वो हमारे पास फैक्टर क्या होता है, जीन होता है। और जीन की क्या होती है, हमारे पास कुछ फॉर्म्स होती हैं जिनका नाम क्या होता है, एलएल्स। ठीक है। जीन की क्या होती है बेटा, फॉर्म होती है जिसका नाम क्या होता है, एलएल। ठीक है। अब एलएल की बात करें तो हमारे पास एलएल क्या होते हैं, अगर अकॉर्डिंग टू ब्लड ग्रुप देखें, ठीक है, ब्लड ग्रुप जो है हमारे पास वो कंट्रोल करता है क्या, जेनेटिक कैरेक्टर। ठीक है। तो ब्लड ग्रुप के अंदर भी हमारे पास क्या होते हैं, जेनेटिक कैरेक्टर होते हैं। और वो कैसे कंट्रोल होते हैं, इसके अंदर देखो हमारे पास एलएल जो होते हैं हमारे पास अकॉर्डिंग टू ब्लड ग्रुप वो 3 टाइप के होते हैं। ठीक है। एलएल जो होते हैं हमारे पास बेटा किसके अंदर, ब्लड के अंदर। ठीक है। वो ब्लड ग्रुप के अकॉर्डिंग 3 टाइप के होते हैं। एक का नाम होता है IA, दूसरे का नाम होता है IB और तीसरे का नाम होता है IO। ठीक है। इसके बेस पे भी हमारे पास क्या होता है, हम ये शो करते हैं कि ये ब्लड ग्रुप A है, ये ब्लड ग्रुप B है और ये ब्लड ग्रुप क्या है, O है। तो आपको ये सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमारे पास सबसे पहले जेनेटिक कैरेक्टर के थ्रू ही हमें पता लगता है कि हमारा ब्लड ग्रुप क्या है, A है, B है या AB है या O है। कैसे, सुनो ध्यान से, हमारे पास जो IA जो हमारे पास क्या होता है, जेनेटिक कैरेक्टर होता है, ये एलएल है हमारे पास। ठीक है। तो IA जो हमारे पास एलएल होता है, ये 3 टाइप के एलएल हैं, IA, IB और IO। ठीक है। अब IA जो एलएल होता है हमारे पास, ठीक है, उसकी प्रेजेंस में ही भी हमारे पास क्या होता है, एंटीजन A जो होता है रेड ब्लड सेल की सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होता है। ठीक है। तो हमारे पास जो एलएल A है
उसकी इच्छा होती है कि हमारे पास क्या हो, रेड ब्लड सेल की सरफेस के ऊपर क्या हो, एंटीजन ए प्रेजेंट हो। ठीक है, तो हमारे पास इसका मीनिंग जो जेनेटिक कंट्रोल होता है हमारे पास किसके द्वारा होता है, जीन के द्वारा होता है, किसके अंदर, ब्लड ग्रुप के अंदर। ठीक है, तो हमारे पास जो ब्लड ग्रुप हैं उनको जो कंट्रोल करता है उसके बारे में बताता है कौन, जेनेटिक करैक्टर। इसका मीनिंग हमारे पास ब्लड ग्रुप के अंदर क्या होगा, हेरिडिटी करैक्टर भी होगा। सुन ध्यान से, IA जो LL है उसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, रेड ब्लड सेल की सरफेस के ऊपर क्या होता है, ए एंटीजन की क्या होती है, प्रेजेंस होती है। IBLL की वजह से रेड ब्लड सेल की सरफेस के ऊपर क्या होती है, एंटीजन बी होता है। उसी के वजह से पता लगता है कि हमारे पास क्या है, इसका ब्लड ग्रुप ए है, इस टाइप वाले का ब्लड ग्रुप क्या है, बी है। और जिसकी सरफेस के ऊपर ना तो एंटीजन ए प्रेजेंट हो ना तो एंटीजन बी प्रेजेंट हो, वो क्या होता है बेटा, हमारे पास ब्लड ग्रुप ओ। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, LL थे, LL 3 फॉर्म में डिवाइड होते हैं, IA, IB और IO। इन्हीं के बेस पे हम क्या बनाएंगे बेटा, ब्लड ग्रुप के बारे में बताएंगे कि इसका ब्लड ग्रुप A होगा, B होगा, AB होगा या O होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बता दिया कि अगर रेड ब्लड सेल की सरफेस के ऊपर A एंटीजन है, किसकी वजह से है, IA की वजह से, तो हमारे पास ब्लड ग्रुप क्या होगा, A। ठीक है, और IB जो हमारे पास LL वो क्या चाहता है कि हमारे पास रेड ब्लड की सेल की सरफेस के ऊपर क्या हो, B एंटीजन प्रेजेंट हो, तो इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, B। और हमारे पास ये जो वाला LL है ये नहीं चाहता कि हमारे पास ना तो एंटीजन A प्रेजेंट हो ना तो एंटीजन B प्रेजेंट हो, किसकी सरफेस के ऊपर, रेड ब्लड सेल की सरफेस के ऊपर। तो यहाँ पे कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होगा। इन्हीं के बेस पे हम क्या करते हैं, ABO ब्लड ग्रुपिंग करते हैं। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या है, अब ब्लड ग्रुप है हमारे पास यहाँ पे डिनोट कर रखे AB और O। ठीक है, अब ब्लड ग्रुप के बारे में हमने बताना है किससे, किसकी हेल्प से, LL की हेल्प से। ठीक है, तो हमारे पास क्या होते हैं, ये दो LL जो होते हैं, सुनो ध्यान से, IA और IB, ये क्या करते हैं बेटा, डोमिनेंट करैक्टर शो करते हैं। याद रख लेना, जो IA और IB होते हैं वो हमेशा डोमिनेंट करैक्टर शो करते हैं। और आपको पता होता है डोमिनेंट करैक्टर जो होता है वो एक्सप्रेस होता है। ठीक है, और जो IO होता है वो क्या करता है बेटा, रिसेसिव करैक्टर शो करता है। ठीक है, रिसेसिव करैक्टर क्या करता है बेटा, शो करता है। तो रिसेसिव करैक्टर क्या होता है, जो हमारे पास करैक्टर एक्सप्रेस नहीं होता, जो बिल्कुल छुपा रहता है, वो होता है रिसेसिव करैक्टर। तो IA और IB क्या करते हैं, डोमिनेंट करैक्टर शो करते हैं, और IO जो करता है वो रिसेसिव करैक्टर क्या करता है बेटा, शो करता है। इसी के बेस पे हम ब्लड ग्रुप बनाएंगे। देखो कैसे, हमारे पास IA आपको पता होना चाहिए, जब भी हम ब्लड ग्रुप बना रहे हैं तो हमारे पास 2 LL की क्या होनी चाहिए, आपस में इंटरेक्शन होनी चाहिए। जब भी हम ब्लड ग्रुप बनाएंगे तो हमारे पास 2 LL की क्या होनी चाहिए, आपस में इंटरेक्शन होनी चाहिए। चाहे तो वो LL क्या हो, IA हो सकता है, चाहे वो LL क्या हो सकता है, आपस में इंटरेक्शन क्या होगी, चाहे तो IA IB की आपस में इंटरेक्शन हो, चाहे IA और I की इंटरेक्शन हो, चाहे IB की इसके साथ हो, चाहे इसकी इसके साथ हो। तो 2 LL की आपस में इंटरेक्शन होनी चाहिए, तभी हमारे पास क्या होगा, हम ब्लड ग्रुप के बारे में बता पाएंगे। ठीक है, तो अगर हमारे पास क्या हो, हमने सेम ले लिए IA और IA। ठीक है, तो हमारे पास कितने LL हैं, 2 LL हैं। अब हम बता देंगे कि यहाँ पे ब्लड ग्रुप ये क्या शो कर रहा है बेटा, A ब्लड ग्रुप शो कर रहा है। अगर मान लो कि हमारे पास क्या हो, IA के साथ क्या हो, I हो। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे क्या है, 2 LL हैं। A क्या करता है, डोमिनेंट करैक्टर शो करता है, और एक शो नहीं करता। तो ये चाहता नहीं है कि हमारे पास क्या आए, एंटीजन A या एंटीजन B प्रेजेंट हो। तो फिर भी हमारे पास यहाँ पे ब्लड ग्रुप क्या होगा, A होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये हमेशा क्या करता है, डोमिनेंट करैक्टर शो करता है, और ये हमेशा रिसेसिव करैक्टर शो करता है। इसलिए इसका ये वाला जो हमारे पास LL है वो बात नहीं मानेगा, वो अपना ही करैक्टर शो करेगा। ठीक है, तो ये इसका कोई भी हमारे पास वजूद नहीं होता, तो करैक्टर किसका शो होगा, हमारे पास इसी का शो होगा। तो हमारे पास ब्लड ग्रुप क्या आएगा बेटा, A। तो सुनो यहाँ से, अगर IA 2 LL हो तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, A। अगर IA इंटू IB हो तब भी ब्लड ग्रुप क्या होगा हमारे पास, A, क्योंकि इसका रिसेसिव करैक्टर हमारे पास शो नहीं होता, इसकी बिल्कुल नहीं चलेगी, I की बिल्कुल नहीं चलती, क्योंकि I क्या है हमारे पास, रिसेसिव करैक्टर शो करता है। फिर देखो IB तो क्या होगा, ब्लड ग्रुप B, 2 LL आपस में इंटरेक्शन है। फिर IB इंटू I, तो वही बात, IB की चलेगी, I की बिल्कुल नहीं चलेगी, तो करैक्टर क्या शो करेगा, ब्लड ग्रुप B शो करेगा। फिर अगर हमारे पास क्या हो, IA और IB,
ये दोनों आपस में इंटरेक्शन में हो तो ब्लड ग्रुप क्या शो करेंगे, ए और बी। ये भी डोमिनेंट करैक्टर शो करता है और ये भी डोमिनेंट करैक्टर शो करता है, तो दोनों के हमारे पास क्या होंगे, ए और बी ब्लड ग्रुप क्या करेंगे, शो करेंगे। अगर हमारे पास क्या है, एल एल हो बेटा 2 आई आई, दोनों आई आई हैं तो अपना ये करैक्टर शो कर जाएंगे। अब तो इनके साथ कोई और नहीं है, डोमिनेंट करैक्टर नहीं है, तो ये अब क्या कर सकते हैं, अपना करैक्टर शो कर सकते हैं। तो आई आई होगा तो क्या होगा हमारे पास, ओ ब्लड ग्रुप, और हमें पता लग जाएगा कि इसके ऊपर ना तो एंटीजन ए प्रेजेंट है ना एंटीजन बी प्रेजेंट है, तो ब्लड ग्रुप कौन सा हो सकता है बेटा, ओ। तो हमने किसके बेस पे, एल एल के बेस पे हमने क्या कर दिया बेटा, 2 एल के बेस पे, 2 एल जब आपस में इंटरेक्शन करते हैं तो उनके बेस पे हमने बता दिया कि ब्लड ग्रुप क्या होता है। इसलिए हम बोलते हैं कि सिग्निफिकेंस जो है ब्लड ग्रुप का वो हेरिडिटी करैक्टर भी शो करता है। अब ये जो करैक्टर हैं हमारे पास 1% से जनरेशन टू जनरेशन क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं, उसके बारे में भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इतना आपको समझ में आ गया ये क्या होता है हमारे पास, ठीक है। दोबारा से सुन लो, इसके अंदर क्या था, एल है हमारे पास, आपको पता है सबसे पहली टर्म होती है जीन, जीन कंट्रोल करता है करैक्टर को। दूसरा क्या था, एल एल उनकी फॉर्म्स होती हैं। हमारे पास 3 एल होंगे, 1 2 3, इन्हीं की बेस पे हम ब्लड ग्रुप को डिनोट करेंगे, ठीक है। हमारे पास जो आई ए है, आई ए जो एल है वो क्या चाहता है कि रेड ब्लड सेल की सरफेस के ऊपर एंटीजन ए प्रेजेंट हो, ये क्या चाहता है, बी प्रेजेंट हो, ये क्या चाहता है, कोई भी प्रेजेंट ना हो। इन्हीं के बेस पे हमारे पास क्या होगा, इसका ब्लड ग्रुप ए होगा, इसका बी होगा और इसका ओ होगा, ठीक है। इसी के बेस पे हमने यहाँ पे बता दिए, इसकी जीनोटाइप बता दिए, ये इसके क्या होते हैं बेटा, जीनोटाइप होते हैं, और ये इसके क्या होते हैं, फेनोटाइप, ठीक है। ध्यान से सुन लेना, ये इसके क्या होते हैं बेटा, जीनोटाइप होते हैं, और ये इसके क्या होते हैं, फेनोटाइप होते हैं, जो हमने अभी बताए हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे हमारे पास इन्हीं के बेस पे हमारे पास हम ये शो कर देंगे कि जैसे जनरेशन टू जनरेशन हमारे पास हमने बताया था कि हेरिडिटी करैक्टर, अब हेरिडिटी करैक्टर क्या होता है, जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होता है। तो हमारे पास अगर क्या हो, एक क्वेश्चन है मेरे पास, अगर मान लो कि फादर क्या हो, ए बी ब्लड ग्रुप वाला हो, और मदर क्या हो हमारे पास, ओ ब्लड ग्रुप वाली हो, तो बताओ कि हमारे पास जो ऑफस्प्रिंग पैदा होगा उसका ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या बताना है, हेरिडिटी करैक्टर बताने हैं कि मान लो कि फादर क्या है, ए बी ब्लड ग्रुप वाला है, और मदर क्या है, ओ ब्लड ग्रुप वाली है, ठीक है। तो हमने ये बताना है कि उसके जो जीनोटाइप और फेनोटाइप हैं ऑफस्प्रिंग के, जो नया ऑफस्प्रिंग पैदा होगा उसके जीनोटाइप और फेनोटाइप क्या हो सकते हैं, उसका हमारे पास ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है, ठीक है। तो इसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले क्या है हमारे पास, एक ले लो मेल पार्ट, मेल पार्ट के अंदर हमने क्या ले लिया, क्या है, ए बी ब्लड ग्रुप है, फादर का क्या है, ए बी ब्लड ग्रुप है, तो ये मेल पार्ट को शो करता है और ये फीमेल पार्ट को शो करता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर क्या है, ए बी ब्लड ग्रुप है तो क्या आएगा, आई ए और आई बी, ये एल एल होंगे। अगर हमारे पास क्या है, ओ ब्लड ग्रुप है तो एल एल क्या होंगे इसके, आई इंटू आई, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिए थे। अब देखो इसके गैमेट्स से निकालेंगे, इसके गैमेट्स क्या बनेंगे, आई ए, इसके गैमेट्स क्या बनेंगे, आई बी, और इन दोनों के गैमेट्स क्या बनेंगे, आई आई, ठीक है। अकेला आई भी बन सकता है और 2 आई भी बन सकते हैं, ठीक है। तो चाहे अकेला आई ले लो, एक ही बात है, ठीक है। अगर यहाँ पे हम अकेला आई लेते हैं तब भी वो प्रोसेस आएगा, अगर दोनों को अलग कर देंगे तब भी क्या आएगा, वो प्रोसेस आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है हमने, अब दोनों गैमेट्स को मेल वाला इधर लिख लेना है, फीमेल वाला इधर लिख लेना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब क्रॉसिंग करेंगे आई की इसके साथ तो क्या आएगा, आई ए इंटू आई, फिर आई की इसके साथ क्या आएगा, आई बी इंटू आई, फिर इस आई की इसके साथ तो सेम आएगा, आई की इसके साथ तो क्या आएगा, सेम आएगा। तो हमारे पास क्या कर रहा है, ये ए ब्लड ग्रुप शो कर रहा है, ये बी ब्लड ग्रुप शो कर रहा है, ये भी ए ब्लड ग्रुप शो कर रहा है, और ये भी क्या कर रहा है बेटा, बी ब्लड ग्रुप शो कर रहा है। तो जो नया हमारे पास क्या होगा बेटा, नया ऑफस्प्रिंग पैदा होगा उसका ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है, ए बी हो सकता है, और उसका ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है, बी भी हो सकता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या होगा कि जो हेरिडिटी करैक्टर होते हैं वो ब्लड ग्रुप के अंदर भी होते हैं। तो हमारे पास जो ब्लड ग्रुप होता है किसका, फादर का और मदर का, उनके बेस पे हम बता सकते हैं कि जो उनके आने वाली जनरेशन है उनका ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है। तो हमने फादर और मदर के बेस पे बता दिया उनके हेरिडिटी जो करैक्टर हैं आने वाली जनरेशन के वो क्या हो सकते हैं, ए ब्लड ग्रुप के भी हो सकते हैं और बी ब्लड ग्रुप के भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, हमने सिग्निफिकेंस कर दिए किसके बेटा, ब्लड ग्रुप के अकॉर्डिंग टू हेरिडिटी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास बेटा ऑर्गन डोनेशन, ठीक है। तो ऑर्गन डोनेशन हमारे पास है क्या, ये टर्म है क्या ऑर्गन डोनेशन वाली, इसके बारे में आपको पता होगा कि कोई भी हमारे पास लिविंग बींग्स
या कोई डेड पर्सन अपना जो ऑर्गन है वो डोनेट करता है किसी अदर पर्सन को, उसको बोलते हैं ऑर्गन डोनेशन। ठीक है, एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर या तो कोई लिविंग बींग्स या कोई डेड पर्सन अपना जो कोई भी ऑर्गन डोनेट करता है, ठीक है, किसी दूसरे पर्सन को जिसको चाहिए, दैट प्रोसेस इज नोन एज ए ऑर्गन डोनेशन, उसको बोलते हैं बेटा ऑर्गन डोनेशन। ठीक है, कि कोई पर्सन हमारे पास जिसको ज़रूरत है, आइज़ की ज़रूरत है या लीवर की या किडनी की हो, तो उसको हम क्या करते हैं, वो चीज़ प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, दैट इज़ नोन एज ए ऑर्गन डोनेशन। अब ये जो ऑर्गन डोनेशन होता है बेटा, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको भी पता है हमारे पास। ठीक है, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो बाद में क्या होता है, मरने के बाद मिट्टी के अंदर ही मिल जाता है। ठीक है, इसलिए इससे अच्छा है तो हम किसी के क्या आए बेटा, काम आए। तो हमें क्या करना चाहिए बेटा, ऑर्गन डोनेट करना चाहिए। ठीक है, तो ऑर्गन डोनेट जब हमें करना चाहिए तो हमें उसके लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए कि जब हम ऑर्गन डोनेट कर रहे हैं हमारे पास, ठीक है, तो उसके अंदर कोई क्राइटेरिया नहीं होता कि छोटा से छोटा बच्चा जो चिल्ड्रन होता है वो भी ऑर्गन डोनेट कर सकता है, और प्लस जिसकी एज जो होती है 90 ईयर की एज होती है किसी पीपल की, वो भी ऑर्गन डोनेट कर सकता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं ये जो ऑर्गन डोनेट करते हैं इसकी इंपॉर्टेंस क्या है ऑर्गन डोनेट करने की। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गन डोनेशन। और आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास ऑर्गन डोनेट करने की इंपॉर्टेंस क्या है। आपको पता है हमारा जो शरीर है वो 5 एलिमेंट से मिलकर बना है, ऐसा हमारे सेक्स बोलते हैं कि 5 एलिमेंट से मिलकर बना है। वो 5 एलिमेंट्स के बारे में मैंने आपको बहुत बार बता रखा है, जैसे एयर, वाटर, स्काई, अर्थ, फायर। ठीक है, इससे मिलकर बना है और इसी अर्थ के अंदर क्या हो जाना है, उसने समा जाना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है कि हमें जो ऑर्गन है वो डोनेट करना चाहिए। ठीक है, क्यों करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास क्या होता है कि ऐसे बहुत सारे दुनिया के अंदर पीपल हैं जिनको ऑर्गन की ज़रूरत होती है। किसी पर्सन का किडनी डैमेज होता है, किसी पर्सन का क्या होता है, लीवर डैमेज होता है, किसी को आइज़ की ज़रूरत होती है। तो हमें क्या करना चाहिए बेटा, ऑर्गन डोनेट करना चाहिए। जैसे एक ह्यूमन बींग्स है, अपने पूरे जितना भी जन्म से लेकर मरने तक सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए सोचता है, दूसरों के फ़ायदे के लिए कभी भी नहीं सोचता। ठीक है, और वो एक दिन मिट्टी के अंदर ही क्या हो जाता है बेटा, मिल जाता है। तो हमें एक दिन मिट्टी के अंदर ही मिलना है, इससे अच्छा हमें क्या करना चाहिए बेटा, ऑर्गन डोनेट करना चाहिए। ठीक है, ऑर्गन डोनेट करने से क्या होगा, जो दूसरे पर्सन हैं जिनको इस चीज़ की नीड है वो क्या कर सकते हैं बेटा, हमारी वजह से वो देख सकते हैं, हमारी वजह से उनका लीवर अच्छा हो सकता है, किडनी अच्छी हो सकती है, तो हमें ऐसा करना चाहिए। ठीक है, जैसे एक इसके अंदर लाइनें दे रखी हैं, बहुत अच्छी लाइनें दे रखी हैं कि जब एक पशु मरता है, पशु जन्म से लेकर मरने तक बहुत कुछ करता है। ठीक है, हमारे लिए बहुत कुछ छोड़ के जाता है, हमारे लिए बहुत ऐसा कुछ छोड़ के जाता है। पशु की हर एक चीज़ हमारे काम आती है, चाहे उसकी बॉडी हो, ठीक है, चाहे वो जन्म के समय भी हमारे पास पशु बहुत काम आता है हमारे पास। ठीक है, आपने देखा होगा तो पशु हमारे कितने काम आते हैं, लेकिन ह्यूमन बींग्स जन्म से लेकर मरने तक किसी के भी काम नहीं आता। ऐसा इसके अंदर लाइनें दे रखी हैं और बहुत अच्छी लाइनें हैं कि हमें जन्म के समय किसी के काम नहीं आ सके तो मरने के बाद तो हम किसी के काम आए। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, ऑर्गन डोनेट करना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास क्या है इसके अंदर, सुनो ध्यान से। हर साल क्या होता है, सुनो, 2 लाख किडनी हमारे पास क्या होती हैं, इसकी रिक्वायरमेंट होती हैं। बहुत अच्छी लाइनें हैं इसके अंदर दे रखी, जिसके बारे में आपको पता लगेगा कि हमें ऑर्गन डोनेट क्यों करना चाहिए। ठीक है, आपको अब पता लगेगा कि ऑर्गन हम क्यों डोनेट करना चाहिए इंडिया के अंदर स्पेशली। 2 लाख किडनी की हमें ज़रूरत होती है इंडिया के अंदर हर साल, लेकिन हमारे पास सिर्फ इंडिया के अंदर पर ईयर क्या होता है, 7000 से लेकर 8000 किडनी ही हमें ऑब्टेन हो पाती है, मिल पाती है। मतलब 2 लाख किडनी की ज़रूरत है पर साल की। ठीक है, लेकिन हमारे पास क्या है, 7000 से लेकर 8000 किडनी की हमारे पास क्या होती है बेटा, किडनी ही हमें मिल पाती है हर साल की। तो जितने बाकी पर्सन बचे हैं, ठीक है, जिनको किडनी चाहिए वो क्या हो सकते हैं, डाई होंगे बेटा। अगर वो किडनी नहीं होगी तो वो डाई हो सकते हैं। ठीक है, फिर क्या है हमारे पास बेटा, फिर देखो ये किडनी की बात हो रही थी, अब हार्ट की बात देखो। हर साल हमें 50,000 हार्ट की ज़रूरत होती है इंडिया के अंदर, पर साल 50,000 हार्ट की ज़रूरत होती है। और हमें कितने मिल पाते हैं, सिर्फ 10 to 15, सिर्फ इंडिया के अंदर 10 to 15 हार्ट ही हमें मिल पाते हैं। ठीक है, अब देखो इतने सारे जो पर्सन हैं
वो हार्ट की प्रॉब्लम की वजह से क्या हो सकते हैं, डाई होते हैं पर साल, ठीक है। फिर बाद में देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास, लीवर, ठीक है। ये केस है किसका बेटा, लीवर का। हर साल हमें 50,000 लीवर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। हर साल हमें 50,000 लीवर की जरूरत पड़ती है, लेकिन हमें कितने लीवर ऑब्टेन हो पाते हैं, सिर्फ 700 लीवर ऑब्टेन हो पाते हैं। और बाकी जो पर्सन बच्चे उनका लीवर डैमेज हो गया तो वो क्या होते हैं, डाई होते हैं। तो इनको कैलकुलेट किया जाए पूरे को तो हमारे पास हर साल बेटा इंडिया के अंदर 5 लाख पीपल डाई होते हैं। किसकी वजह से, ऑर्गन के डैमेज होने की वजह से। तो हर साल हमारे पास 5 लाख पीपल क्या होते हैं बेटा, डाई होते हैं ड्यू टू ऑर्गन डैमेज। इसलिए बेटा हमें क्या करना चाहिए, ऑर्गन डोनेट करना चाहिए, ठीक है। पीछे वाले में पढ़ा था बेटा हमने किसके बारे में, ऑर्गन डोनेशन के बारे में। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास बेटा बॉडी डोनेशन। बॉडी डोनेशन क्या होता है और ऑर्गन डोनेशन के बीच में फ़र्क क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है। ऑर्गन डोनेशन का मीनिंग मतलब बॉडी का कोई पार्ट हम क्या कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं। जैसे आई डोनेट कर रहे हैं या किडनी या लीवर, ठीक है, ये चीज़ें डोनेट कर रहे हैं, ठीक है। हार्ट डोनेट कर रहे हैं, ओके। लेकिन बॉडी डोनेशन का मीनिंग पूरी की पूरी बॉडी हम क्या कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए बेटा, पूरी की पूरी बॉडी भी डोनेट कर सकते हैं। और बॉडी डोनेट करने का मतलब क्या होगा कि एक पर्सन जब डाई होगा तो वो 15% के क्या आएगा, काम आएगा, ठीक है। मतलब बहुत सारे लोगों के काम आ सकता है। किसी को लीवर की ज़रूरत है वो लीवर मिल सकता है, जिसको किडनी की ज़रूरत है किडनी मिलेगी, जिसको हार्ट की ज़रूरत है हार्ट मिलेगा, और जिसको आइज़ की ज़रूरत है उसको आइज़ मिलेगी, ठीक है। तो हमें ऑर्गन डोनेशन की बजाय हमें बॉडी डोनेशन भी कर सकते हैं। बॉडी डोनेशन के क्या फ़ायदे हैं मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। कि बॉडी डोनेशन से क्या होगा, एक पर्सन से काफ़ी सारे पीपल की ज़िंदगी बच सकती है, उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ सकती हैं, ठीक है। तो हमें बॉडी डोनेट करनी ही चाहिए, ठीक है। अब क्या होगा हमारे पास इसके अंदर, जब बॉडी डोनेशन है हमारे पास, इसके फ़ायदे क्या हैं। सबसे पहले ये देखेंगे कि बॉडी डोनेशन के फ़ायदे क्या हैं। मैंने आपको बता दिया था बॉडी डोनेशन के क्या फ़ायदे हो सकते हैं कि एक ही पर्सन से बहुत सारे पर्सन को क्या कर सकते हैं हम, ठीक है, हेल्प कर सकते हैं बहुत सारे पर्सन की, ठीक है। और इसमें क्या होता है, अलग अलग क्राइटेरिया होता है, ठीक है, कि ब्रेन कुछ घंटों के बाद स्टॉप हो जाता है, या हम बात करें हार्ट की, ठीक है, कुछ हमें पता है हार्ट ऐसे स्टॉप होता है। या हम आइज़ की बात करें तो आइज़ क्या होती है, 6 से लेकर 8 आवर्स तक के बीच में क्या कर सकते हैं, हम डोनेट कर सकते हैं। मतलब हमारे पास आइज़ इतने टाइम तक जिंदा रह सकती है, ठीक है। तो 6 से लेकर 8 आवर्स तक हम क्या कर सकते हैं, आई डोनेट कर सकते हैं आफ्टर दी डेथ, ठीक है। आफ्टर दी जो बॉडी की डेथ हो चुकी है उसके बाद भी आई डोनेट कर सकते हैं 6 से लेकर 8 आवर्स के बीच में, ठीक है। तो इससे क्या होता है हमारे पास, जो बॉडी डोनेट करते हैं हम जब बेटा, तो उस टाइम क्या होता है, एक तो हमारे पास बहुत सारे पर्सन को हम बॉडी डोनेट क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। दूसरा क्या होता है, जो अभी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं किसके अंदर, मेडिकल लाइन के अंदर, जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं मेडिकल लाइन के अंदर, वो क्या करते हैं, जब भी मेडिकल लाइन के अंदर वो क्या करते हैं, जो मम्मी होता है, बॉडी होता है, उसके ऊपर क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तभी उनको पता लगता है ना कि हमारी बॉडी के अंदर ये पार्ट्स हो सकते हैं और इनमें ऐसे डिसीजेस हो सकती है, हार्ट कहाँ पे होता है, लीवर कहाँ पे होता है, किडनी कहाँ पे होती है। तो ये कब पता लगता है, जब वो इसके ऊपर रिसर्च करते हैं, ठीक है। तो हम जब बॉडी डोनेट करेंगे तो हमारे ऊपर जो मेडिकल साइंस वाले स्टूडेंट होते हैं उनके हम बहुत काम आ सकते हैं बेटा। वो अपनी रिसर्च हमारी बॉडी के ऊपर कर सकते हैं, ठीक है। तो उनके लिए भी हमारे पास क्या होगा, हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो बॉडी डोनेट हमारी क्या है, काफ़ी सारी इंपॉर्टेंस हैं, वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब देखो हमारे इंडिया के अंदर कितना बुरा हाल है बॉडी डोनेशन करने का, ठीक है। कोई बॉडी डोनेट नहीं करता हमारे इंडिया के अंदर। वो यहाँ से ही इस क्राइटेरिया से पता लगता है कि 10 लाख पीपल पर हमारे पास 0.8% पर्सन क्या करते हैं, बॉडी डोनेट करते हैं। मतलब एक पर्सन भी बॉडी डोनेट नहीं कर रहा, हमारे पास एक पर्सन भी बॉडी डोनेट नहीं कर रहा 10 लाख पे, ठीक है। लेकिन डेवलप कंट्रीज़ के अंदर देखो 10 से लेकर 30% जो हैं पर 10 लाख पे बॉडी डोनेट करते हैं। तो इसका मीनिंग वो जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उनको अभी पता है कि बॉडी डोनेट करने से क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। लेकिन हमारे इंडिया के अंदर क्या होता है बेटा, देखो आप 10 लाख पे एक भी पर्सन क्या नहीं कर रहा, बॉडी डोनेट नहीं कर रहा, तो किसी दूसरे पर्सन की हम हेल्प कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए बेटा, ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी डोनेट करनी चाहिए। अब मैं कुछ आपको पर्सन के बारे में बताऊंगा जिन्होंने बॉडी डोनेट की है, ठीक है। अब उन पर्सन ने बॉडी डोनेट की है तो उनका नाम भी लिखा गया है बुक्स के अंदर। देखो यहाँ पे क्या है, कुछ हमारे पास जिन्होंने बॉडी डोनेट की है
आफ्टर दी डेथ, और कुछ पर्सन ऐसे हैं जो अभी भी जिंदा हैं और उन्होंने अनाउंस किया है बॉडी डोनेट करने के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं जिन्होंने अभी अनाउंस किया है कि हमने बॉडी डोनेट करनी है, वो कौन कौन से हैं। एक है साध्वी रितंबरा। साध्वी रितंबरा ने क्या कहा है कि मैंने अपनी बॉडी डोनेट करनी है आफ्टर दी डेथ, क्योंकि बॉडी आफ्टर दी डेथ ही डोनेट होती है, पहले डोनेट नहीं होती। तो इन्होंने अनाउंस किया है साध्वी रितंबरा ने। दूसरा हमारे जो फेमस क्रिकेटर हैं गौतम गंभीर, ठीक है, गौतम गंभीर ने भी क्या कहा है, मैं अपने मरने के बाद बॉडी डोनेट करूँगा, ठीक है। उसके बाद बेटा ये तो हो गए जिन्होंने बॉडी डोनेट के बारे में अनाउंस किया है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, जिन्होंने बॉडी डोनेट कर दी है, उन पर्सन की बात हो रही है अब, जिन्होंने बॉडी डोनेट कर दी है। कौन कौन से हैं। नॉवलिस्ट है हमारे पास डॉक्टर विष्णु प्रभाकर गार्जियंस, ठीक है। डॉक्टर विष्णु प्रभाकर के गार्जियंस जो हैं, एक हमारे फेमस नॉवलिस्ट जिनका नाम क्या है, डॉक्टर विष्णु प्रभाकर, उनके जो गार्जियंस हैं उन्होंने बॉडी डोनेट किए हैं आफ्टर दी डेथ। फिर हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं किसके, वेस्ट बंगाल के, ठीक है, चीफ मिनिस्टर हैं किसके, वेस्ट बंगाल के, श्री ज्योति बासु, उन्होंने भी अपनी बॉडी डोनेट की है। थर्ड हमारे पास क्या है बेटा, फेमस सोशल वर्कर है हमारे पास श्री नाना देशमुख, उन्होंने भी अपनी बॉडी डोनेट की है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है जिन्होंने बॉडी डोनेट किए हैं उनके नाम बताओ, और जिन्होंने अनाउंस किया है उनके नाम बताओ, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारे पास एग्जाम के अंदर आ सकता है। और एक और क्वेश्चन आ सकता है हमारे पास एग्जाम के अंदर, क्या कि हमारे पास ऑर्गन डोनेशन हम कब बनाते हैं, ऑर्गन डोनेट डे कब बनाते हैं। 13 अगस्त को हमारे पास क्या होता है, ऑर्गन डोनेशन डे होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इसके अंदर बेटा लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास इस चैप्टर का। लास्ट क्वेश्चन क्या है इसके अंदर कि कौन सा पर्सन जो है हमारे पास बॉडी डोनेट कर सकता है, हु कैन डू ऑर्गन एंड बॉडी डोनेशन, कौन हमारे पास पर्सन ऑर्गन या बॉडी डोनेट कर सकता है। तो चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, ठीक है, किसी भी कास्ट का हो, वो ऑर्गन डोनेट कर सकता है। ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है इंडियन गवर्नमेंट के अंदर कि ये नहीं करेगा, ये नहीं करेगा। कोई भी पर्सन बेटा ऑर्गन डोनेट कर सकता है। दूसरा क्या है, चाहे वो पर्सन की एज 18 से कम हो, चाहे 18 से ज़्यादा हो, 90 ईयर तक क्या कर सकता है, वो बॉडी डोनेट कर सकता है, ठीक है, अपनी बॉडी डोनेट कर सकता है कोई भी पर्सन। अगर वो 18 एज से नीचे है, कोई भी पर्सन अगर 18 एज से नीचे है तो वो अपने पेरेंट्स के साइन करवाएगा, पेरेंट्स की परमिशन लेगा कि मुझे बॉडी डोनेट करनी है। अगर पेरेंट्स परमिशन देते हैं तो वो बॉडी अपनी डोनेट कर सकता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या चाहिए हमारे पास, अगर बॉडी डोनेट करनी है तो हमें 2 विटनेस लेने हैं अपने, उन विटनेस की हेल्प से हम क्या करेंगे, अपनी बॉडी डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे पास बेटा इस चैप्टर के अंदर कि हम अपनी बॉडी कैसे डोनेट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, ऑर्गन डोनेशन एंड बॉडी डोनेशन के बारे में, ठीक है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर क्या हो गया बेटा, फिनिश हो चुका है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।